हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी और मेरा नाम वेदवीर है। मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स की। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है वो इंटरनेशनल बिजनेस की कंटिन्यू सीरीज़ है। इससे पहले हमारी ऑलरेडी 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इससे पहले जो हमारे पार्ट अपलोड हो चुके हैं उन पार्ट्स को ज़रा ज़रूर देखें, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हमारे जो लोग उनके मिस हो गए हैं तो उनको ये कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कि हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं और किस तरीके से वो हमारे काम करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। तो आइए आज की सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने हमारी सीरीज़ नहीं देखी है, इससे पहले हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट की कंप्लीट सीरीज़ अपलोड कर चुके हैं, तो वो सीरीज़ ज़रा ज़रूर देखें। और उसमें अगर आपके कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, ताकि हम आने वाले वीडियोस में उन पॉइंट्स को कंसीडर करें और आप लोग को एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स में हेल्प मिल सके। तो चलिए आइए आज की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। मतलब वो इंस्टीट्यूशन जो हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, या इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ को कैसे कोऑर्डिनेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी इंटरनेशनल और इकोनॉमीज़ को कोऑर्डिनेट करना, उनको हेल्प करना, कमांड करना और किस तरीके से आगे उनको हेल्प करना है, ये सारा जो काम है वो आपका किसका है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का है। ओके, तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भाई पहले हमारा जो पोस्ट ग्लोबल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या था कि हमारे लड़ाई झगड़े हमारे चलते रहते थे। ठीक है, पहले मतलब जो थे हमारे क्या थे, बार्टर एक्सचेंज था। भाई यहाँ से गुड्स उठाया उसको दे दिया, उससे गुड्स उठाया, भाई गुड्स फॉर गुड्स हमारा चलता था। ठीक है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते थे, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए हम लोग करते थे कि भाई यहाँ से पहले हम लोग जब जो है बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या था कि हमारा जो सिनेरियो था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो थोड़ा सा अलग था। यहाँ से रॉ मटेरियल मंगाया, फॉरेन में बेच दिया महंगे दामों में, सस्ते दामों में, और वहाँ से फिनिश गुड उठाया और यहाँ पे आके जो महंगे दामों में बेच दिया। ठीक है, तो ये सिनेरियो हमारा चलता था। रूल्स एंड रेगुलेशंस का इतना ज़्यादा कोई मतलब था नहीं। ठीक है, अपने अपने तरीके से यहाँ पर चीज़ें करते थे। लेकिन जैसे उससे रिलेटेड कई बार हमारे ऐसे वॉर हुए हमारे, ठीक है, आपके वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो उसमें कई सारी चीज़ें हमारी जो इकोनॉमी जो थी वो हमारी क्या हो गई थी, तहस नहस हो गई थी। और उसमें कई सारे फैक्टर्स जो थे वो हमें देखने को मिले कि भाई हम इतनी मुश्किल से अपनी इकोनॉमी को खड़ा करते हैं और वर्ल्ड वॉर की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, तहस नहस हो जाती है। अब इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है भाई कौन किसके ऊपर कब कहाँ पर कैसे अटैक कर दे, कौन किसके साथ एक्सपोर्ट करेगा, कौन किसके साथ इंपोर्ट करेगा, कौन किसके साथ चीट कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत सारा मिसमैच ऑश पॉश हो रखा था। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हमारे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जिनका काम क्या था, इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना और इकट्ठे एक तरीके से आपकी हेल्प करना कि इन सब चीज़ों को हम कोऑर्डिनेट करके इकोनॉमीज को कैसे हम कंबाइंड करेंगे, कैसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे, दैट विल हेल्प इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट और इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ द इकोनॉमीज। राइट, तो यहाँ पर उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमें जो है वो क्या चाहिए था, एक रेगुलेटेड और कंट्रोल इंस्टीट्यूशन हमारा चाहिए था। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करे, हमारे उसको कंट्रोल करे और रेगुलेट करे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, कि हमारे ये इंश्योर करे कि इन सब चीज़ों को करने की वजह से हमारे ये रूल्स, ये रेगुलेशंस, ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तब जाकर के मतलब आप जो है वो क्या करोगे, उनको जो है फॉलो करने के बाद आप एक इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर सकते हो, स्टेबल रह सकते हो, आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, सामने वाली इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। देखिए, जब मैंने आपको रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं हमारे, जिसके हिसाब से हम जो वो ये चीज़ें देखते हैं कि भाई किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो मूव करती है और क्या कैसे कैसे हम लोग जो वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचते हैं। जब प्रोसेस मैंने आपको समझाया था तो उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस थ्रू विच अ कंपनी कैन फॉरवर्ड और मूव फ्रॉम द डोमेस्टिक टू ट्रांसनेशनल कंपनी। राइट,
तो वो वीडियोस आप जरा जरूर देखना, इससे आपको जो कई सारे कॉन्सेप्ट जो वो आपको क्लियर होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है इमर्जिंग, हमारा ग्लोबल इकोनॉमी से हमारा क्या हुआ कि कई सारे ऐसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन निकल के आए जिन लोगों ने क्या करा, एक सेटिंग मतलब कॉमन रूल एंड रेगुलेशन सेट करे, जो कि हमारा क्या करते हैं, एक ट्रेडिंग सिस्टम को एक सिंक्रोनाइज किया, इन्होंने सिस्टमेटिक वे में लेकर आए, और इससे हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज हैं उनको एक प्रॉफिटेबल सिस्टम जो वो क्रिएट करके दिया, राइट। तो मतलब ये जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है ये बनाए ही इसलिए गए थे ताकि उन लोगों ने क्या करा, एक कॉमन रूल एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम उनको मिल सके, और आगे आने वाले टाइम में एक ऐसा यूनिफॉर्म ट्रेडिंग सिस्टम कर सके ताकि उसमें शक की कोई गुंजाइश ना रहे। यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको सारी चीज़ें फॉलो अप करनी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, मतलब वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन का काम करते हैं और उनके जो इकोनॉमी है उनको स्टेबल और ग्रोथ का काम करते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या आ जाएगा, यूएन आ जाएगा, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, सार्क, नाफ्ता। ये सार्क नाफ्ता मैंने आपको उसमें जब मैंने आपको रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करवाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था। इसमें आपको आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक और आपका यूएन, और इसमें एक आपका अंकटैड है, ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है। एक आपका एडीबी है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये जो चीजें हैं, आज की जो वीडियो है वो हमारी इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर होने वाली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक सिस्टम समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम या ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हम इसको बोलते हैं। ये जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो थी ये हमारी चली थी, मतलब ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हमारे स्टार्ट हुआ। ये हमारा ब्रेटन वुड्स सिस्टम हमारा स्टार्ट हुआ कब से लेके 1945 से लेके स्टार्ट हुआ 1972 तक, ठीक है। और इसमें हमारा उसके बाद हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमिक चेंजेस आए, तो हमारा नया सिस्टम बन गया। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या था, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में या न्यू हेमिस्फेयर में एक हमारी इंटरनेशनल लेवल की एक मीटिंग रखी गई थी। वो मीटिंग हमारी क्यों रखी गई थी, किस चीज़ के ऊपर रखी गई थी, उस जगह को हम जो है जहां पर वो रखी गई थी उसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड, ठीक है। वो जो कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी, जिस जगह पर आपकी हुई थी, जिस होटल में आपकी हुई थी, उसको बोलते हैं ब्रेटन वुड, ठीक है। और उस एरिया का क्या नाम था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या न्यू हेमिस्फेयर। कब हुई थी, 1944 में हुई थी। कितनी कंट्रीज थी, 44 कंट्री थी। देखो 1944 में हुई थी और 44 कंट्री थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब हुई थी, 1944 में हुई थी और 44 कंट्री थी। 1 जुलाई 1944 से ये स्टार्ट हुई, ठीक है। और 23 1944 तक ये चली, मतलब 22 दिन ये हमारी जो मीटिंग थी ये हमारी चली थी, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हुआ, उसके बाद 23 को ये मीटिंग हमारी क्लोज हो गई थी। ये जब मीटिंग हमारी क्लोज हो गई तो वहां पर हमारा जो है एक बहुत बड़ा सिनेरियो यहाँ पर डिस्कस करा गया। 44 जो थे नेशन जो थे वो हमारे छोटे मोटे नेशन नहीं, बड़े बड़े नेशन हमारे इसमें शामिल हुए थे, और उन्होंने सबने अपनी अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने बोला कि भाई इस कंट्री ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, और सबने अपने अपने जो मैटर्स थे वो डिस्कस किए। जब सबने मैटर डिस्कस करे तो वहां पर एक कॉमन चीज सामने निकल के आई कि एक इकोनॉमी को डेवलप करना कितना मुश्किल काम होता है, और उससे भी आसान काम होता है एक दूसरे के ऊपर हमला कर देना और उसकी इकोनॉमी को तहस नहस कर देना। उसके बाद दोबारा से वो इकोनॉमी दोबारा से खड़ी होगी, ग्रोथ करेगी, बिल्कुल जीरो से, मतलब जीरो क्या बिल्कुल माइनस ही हो जाती है। वो माइनस से अपनी जो इकोनॉमी है वो दोबारा से खड़ी करना, और खड़ी करने के बाद उस स्टेज पर लेकर जाना, वो उसमें बहुत टाइम लगता है, और आपको नहीं पता कि कब कौन सी इकोनॉमी आपके ऊपर हमला कर दे। तो यहाँ पर वही सब चीजें इन्होंने बताई, और इन्होंने बोला कि भाई हमारा जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारे नुकसान हुए थे, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हमारा खत्म हुआ था उसके बाद जो नुकसान हुए उन सबको समराइज करते हुए ये डिसाइड किया गया कि हम सबको एकजुट होकर
कोऑर्डिनेट करके हमें जो वो एक ऐसी यूनियन बनानी है, एक ऐसा इंटीग्रेशन हमें करना है जिससे हमारे आने वाले टाइम में कोई भी इकोनॉमी किसी के ऊपर भी इस तरीके का अटैक ना करे, और ताकि हम उनको भी बचा सकें और अपने आप को भी बचा सकें, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेवल पर क्या कर सके, स्टैंड अप कर सके, ग्रो कर सके। हर इकोनॉमी अपने अपने लेवल पे ग्रो कर सके, ताकि एक इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें जो थी वो हमारी डिस्कस हो रही थी। जब ये चीज़ें हमारी डिस्कस हो रही थी तो उसमें हमारा जो है ये एक एग्रीमेंट, ये जो है कॉन्फ्रेंस हमारी हुई। जब कॉन्फ्रेंस आपकी हुई तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी निकलनी थी। जब ये चीज़ें आपकी निकली तो यहाँ पर हमारा जो है ये फर्स्ट जुलाई से लेके 22 जुलाई तक, मतलब आपका जो है 1944 तक आपका वो हुआ, और 23 को ये जो मीटिंग थी वो हमारी समअप हो गई थी, राइट। तो यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशन ने ये सारी जो मीटिंग्स थी वो अपनी बुलाई, या इस मीटिंग का जो दूसरा वो था यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कि हमारा जो है यूएस में हमारी ये जो मीटिंग्स थी वो हमारी हुई थी। अब इस मीटिंग्स में हमारा निकल कर क्या आया, इस मीटिंग का रिजल्ट हमारा क्या रहा, इसका जो रिजल्ट था वो हमारी 3 चीजें सामने निकल के आई। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और गेट, ये 3 चीजें हमारे सामने निकल के आई। इसको हम ट्विन सिस्टर भी कह देते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्विन सिस्टर ऑफ ब्रिटेन वुड। तो यहाँ पर आपका जो है ये 2 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर निकल के आई थी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। गैट को क्यों नहीं बोलते हैं? गैट को इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये जो गैट जो था ये हमारा एक एग्रीमेंट था, और ये जो थे ये हमारे इंस्टीट्यूशन थे। यहां पर ये चीज सामने निकल के आई कि 2 इंस्टीट्यूशन हमारे ऐसे होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा हमारा, 2 इंस्टीट्यूशन ऐसे होने चाहिए जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे हमारे काम करेंगे। कौन कौन सा? आईएमएफ, ठीक है, और आपका वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक ये हमारे 2 बैंकों का जो वो निर्माण किया गया, ठीक है, इनको एस्टेब्लिश किया गया। अब दिक्कत ये थी कि जब हमारा एक से काम चल रहा था तो हमें 2 क्यों बनाए गए? दोनों के काम अलग अलग कर दिए गए। उनको बोल दिया गया कि भैया आप जो है वो ये काम करोगे और आपका जो काम है वो ये है। आईएमएफ को बोला कि भैया आप जितना भी शॉर्ट टर्म का फाइनेंसिंग है वो सारी आप देखोगे, आपकी फंक्शनिंग ये है। वर्ल्ड बैंक को बोला गया कि भैया आप इन चीज़ों को देखोगे, जितना भी लॉन्ग टर्म का है, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का है, उन सबको मतलब जो है वो आप देखोगे, ठीक है। तो उसका काम अलग कर दिया गया और उसका काम अलग कर दिया गया। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि भाई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक सेम है। आईएमएफ अलग है, वर्ल्ड बैंक आपका अलग है। आईएमएफ अलग तरीके से काम करता है, वर्ल्ड बैंक आपका अलग तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर जो चीजें हैं आईएमएफ की अलग हैं और वर्ल्ड बैंक की आपकी अलग हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो है 3 जो है पिलर इन्होंने बताए। किस चीज के पिलर बताए? ब्रिटेन वुड सिस्टम के। क्या? एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन एंड आईएमएफ। इन्होंने ये बताया कि भाई एक तो हमारा जो एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन है वो हमारा होना चाहिए, और क्या बताया? रिकवरी एंड डेवलपमेंट बैंक फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। पहले इसको हम आईबीआरडी के नाम से जानते थे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अगर क्वेश्चन में आपका आईएमएफ और आईबीआरडी आता है तो ये भी आपका ठीक है, आईएमएफ और आईबीआरडी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आईएमएफ है और जो आईबीआरडी है ये 2 इंस्टीट्यूशन है। आईबीआरडी को ही वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है लिबरलाइजेशन और ट्रेड, हमारा एक जनरल एग्रीमेंट आया टैरिफ एंड ट्रेड पे, जो कि हमारा गैट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक तो हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन के लिए आईएमएफ बनाया गया, रिकवरी एंड डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया, और हमारा ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल ट्रेड एंड टैरिफ के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसको हम गैट के नाम से जानते हैं। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, गैट, ठीक है। 3 चीजें आपकी हो गई। एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन के लिए आईएमएफ, रिकवरी एंड डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक,
और आपका तीसरा जो है वो ट्रेड एंड टैरिफ के लिए आपका जो है गेट बनाया गया। तो ये 3 पिलर थे हमारे किसके, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के। ठीक है, ओके। तो इसमें हमारा आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक थे ये हमारे यहाँ पर आए गए, और दोनों का जो अलग अलग जो काम था वो हमारे यहाँ पर करा गया कि इसमें हमारा ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में हमारा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जिसको हम ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन या ट्विन सिस्टर ऑफ ब्रिटेन वुड सिस्टम इसके नाम से भी हम लोग जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आपका जो आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है जिस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये एस्टेब्लिश हुए थे उस कॉन्फ्रेंस को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इसके नाम से हम लोग जानते हैं। दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो एस्टेब्लिश हुए थे दिसंबर 1945 में, और उनका टेस्ट ऑफ टाइम और ये जो सब चीज़ें था वो दोनों आपका सेम था। मेजर कंसर्न जो था वो दोनों का सेम था कि फाइनेंशियली आपको स्टेबल बनाना है, कोऑर्डिनेट करना है, और आपका जो फंक्शनिंग है फाइनेंशियली आपको स्टेबल बनाना, और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करना। IMF जो वाज कीप ट्रैक ऑफ द करेंसी रेट एंड आइडेंटिफाई कंट्री दैट नीडेड इंटरनेशनल मॉनेटरी असिस्टेंट। मतलब IMF का जो काम था वो क्या था कि जो भी हमारा करेंसी रेट है और उससे रिलेटेड जो भी हमारी कंट्रीज हैं उसको मॉडिफाई करना, उसको सही तरीके से कोऑर्डिनेट करना, ये सारा जो काम था वो किसका था, IMF का था। वर्ल्ड बैंक को हम जब वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये भी मैंने आपको बताया कि ये भी आपका कब फाउंड हुआ था, 1945 में। ठीक है, जो कि हमारा फिजिकली और फाइनेंशियली जो वो आपको रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए जो वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, IMF के पास 189 मेंबर हैं आपके पास इन द कंट्री 21st सेंचुरी एंड द कंटिन्यू फास्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वो हमारी IMF की मेंबर हैं। ठीक है, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक जो है आपका लोन और ग्रांट प्रोवाइड करता है फॉर द प्रमोशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज। मतलब आपको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो लोन देने का काम है वो कौन करेगा, वो आपका वर्ल्ड बैंक करेगा। IMF का जो काम है वो आपका अलग हो गया, वर्ल्ड बैंक का जो काम है वो आपका अलग हो गया। दोनों को अलग अलग काम के लिए आपका जो वो एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं IMF की। IMF जो वो 27 दिसंबर 1945 में आपका एस्टेब्लिश हुआ था, और इसकी जो कंट्री है वो कितनी है, 189 कंट्रीज हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, इसका जो फोकस रहता है वो किस पे रहता है, आपकी जो ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन है, सिक्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जो जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और उनका इंटरनेशनल ट्रेड में कॉपरेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये जो है वो आपकी चीज़ें जरूरी होती हैं। IMF इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन में आते हैं कि IMF इज नॉट अ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, या दिस इज द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंडिया इज द फाउंडर मेंबर ऑफ IMF, ये भी आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है IMF का वो 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक चलता है। तो ये 2-3 चीज़ें जो उसमें आपको याद रखनी है। ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर का आपको ध्यान रखना है, कब एस्टेब्लिश हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये मैंने आपको बता दिए। इंप्रूव द प्रोवाइड मॉनेटरी कॉपरेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि आपको जो भी मॉनेटरी कॉपरेशन है उसमें आपकी हेल्प करना और आपको बताना कि भाई किस तरीके से आपकी जो मॉनेटरी हेल्प है वो आपकी करेगा। इसके साथ साथ आपको जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है उसको लेकर आना कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसमें किस तरीके से स्टेबिलिटी लेकर आना, ताकि एक्सचेंज रेट को लेकर हमारी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमारा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारा कोई भी, मैंने आपको जब बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में नहीं आता, डेफिसिट सिचुएशन में आ जाता है। मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम रह जाता है, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम डेफिसिट सिचुएशन में आते हैं। तो डेफिसिट मतलब घाटा। जब घाटे को हम कैसा पूरा करेंगे, वो घाटे को हम IMF से लोन लेकर हम पूरा कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास पैसा आएगा तो हम इसका लोन जो वो चुकता कर देंगे। ठीक है, तो आपको हाई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना और इकोनॉमिक असिस्टेंट आपको प्रोवाइड करना और सस्टेनेबल इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसमें आपकी
हेल्प करना, और आपको ये भी बताना कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से आपकी जो वो ग्रो करेगी, और इसके साथ साथ आपकी जो पॉवर्टी है उसको भी रिड्यूस करने का जो काम होता है वो किसका होता है, आईएमएफ का होता है, कि भाई आपकी जो पॉवर्टी है उसको कैसे रिड्यूस करना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है किसके, आईएमएफ के। ठीक है, नेक्स्ट इसकी फंक्शनिंग के अगर हम बात करें तो कुछ इसके रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं। रेगुलेटरी फंक्शन मतलब कि ये क्या करता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट बनाता है, जो कि हमारा फोकस करता है कोड ऑफ कंडक्ट को, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज को लेकर। यहाँ पर देखो कई बार एक वर्ड आया है एक्सचेंज रेट पॉलिसीज को लेकर, तो ये इसका मेन फंक्शंस में आता है कि एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए आपको लोन देना शॉर्ट टर्म के लिए, ये आपका काम रहता है। और इसके साथ साथ जो पेमेंट फॉर द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, आपके जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हैं उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर, तो उसमें कोई शॉर्टेज आती है, तो उसके लिए आपको जो लोन वगैरह प्रोवाइड करना, पैसा देना आपको, ये सारा काम है। इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं उसके, कुछ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन देना आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम के लिए। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कंट्री है, किसी कंट्री का नाम दे देगा, ठीक है, और उस कंट्री में आपका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम हो गया है, तो उसमें वो कौन से इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे और कौन सा इंस्टीट्यूशन उनकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो कुछ उसके कंसल्टेटिव फंक्शंस होते हैं, मतलब आपके आईएमएफ जो है एक ऐसा फंक्शंस होता है जो अगर मेंबर कंट्रीज उसको अगर कंसोल करना चाहें, उसको कंसीडर करना चाहें, तो वो उससे कंसीडर कर सकती हैं, उनसे जो कोई हेल्प अपनी ले सकती हैं, फाइनेंशियल हेल्प, प्लस आपकी जो भी अगर आपकी कंसल्टेटिव हेल्प अगर आपकी लेना चाहें, उसको कंसल्ट करना चाहें, तो वो कर सकती हैं। ठीक है, रेगुलेटरी फंक्शन हो गए, फाइनेंशियल फंक्शन हो गए, और आपके कंसल्टेटिव फंक्शंस हो गए कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको जो है लोन प्रोवाइड करने का, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो किसका होता है, आईएमएफ का होता है। ओके, तो ये इनका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, आईएमएफ का सबसे ऊपर होता है इनका बोर्ड ऑफ गवर्नर, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे फिर आपका स्टाफ होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव, उसके नीचे एमडी, और उसके नीचे आपका स्टाफ। ठीक है, तो ये सब अपने अपने लेवल पे आपके जो काम करते हैं कि भाई ये इसमें इस तरीके से आपका रहेगा, ये जो है वो इस तरीके से आपका काम करेगा, तो उसमें बताता है कि भाई सबके अपने अपने काम है। बोर्ड ऑफ गवर्नर आपकी जो मीटिंग होती है, ठीक है, उसके नीचे फिर आपके एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर आपका जो है वो स्टाफ जो हो आपका काम करेगा, तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए कुछ और पढ़ते हैं इसके बारे में। बोर्ड ऑफ गवर्नर, each governor of the board is the appointed by his representative member country, elect appoint the board of executive। ठीक है, इसमें हमारी एक इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी बनती है और आपकी डेवलपमेंट कमेटी बनती है, वो हमारा एडवाइस करेगी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर में हमारे कौन कौन से पर्सन जो वो हमारे रहने वाले हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो गवर्नर है वो हमारी मेंबर कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। मतलब हमारे यहाँ से जो कंट्री का, जैसे उसमें 2 ही पर्सन जो वो आपके शामिल हो सकता है, या तो हमारी कंट्री का गवर्नर और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 2 ही पर्सन हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्सनस हैं वो अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, और वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के बाद इनकी पूरी टीम बनेगी, उस टीम को हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में आपका जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, और इसके बाद एक दूसरी कमेटी बनती है जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट कमेटी। ये जो है कमेटी बेसिकली क्या करती है, इसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके जो भी आपके इश्यूज रहते हैं, जो भी आपकी टीम रहती है, उसमें एक एग्रीमेंट ये लोग बनाते हैं। इट मैनेज द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, के हमारा जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो किस तरीके का है, कैसे उसको मैनेज करना है, वो सारा जो काम है वो आपका इसमें आ जाएगा। आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट जो है बनाने का काम इसका है, और जितने भी डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने का जो काम होता है वो भी इन्हीं का होता है। इसके बाद आते हैं आपके एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आपके 24 मेंबर होते हैं जो कि हमारे डिस्कस करते हैं हमारे फंड से रिलेटेड, और जो भी हमारा डिसीजन रहता है उससे रिलेटेड हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो वो आपको
शामिल करेगा और बताएगा कि भाई इस तरीके से ये चीज़ें हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आईएमएफ देता है हमें, ठीक है, जो कि अपनी जो मेंबर कंट्रीज है उनको ये सारी फैसिलिटीज जो वो दी जाती है। कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाती हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो आपके जितना भी आपको पेमेंट आती है उस पेमेंट से, मतलब आपकी जितनी भी मेंबरशिप होती है, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अपना एक मेंबरशिप अमाउंट जो है वो आईएमएफ को देती है और आईएमएफ उस पैसे को जो है वो उन कंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिनको उनकी नीड है, जिनको उनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी जो वो एडमिनिस्ट्रेट करने का जो काम है वो आपका ये करेगा। इसके साथ साथ मतलब जो है उसमें जो है उनके क्रेडिट को अप्रूवल करना और उनके मेंबर कंट्रीज को जो वो स्टेप देना कि आपके जो पेमेंट इनबैलेंसेस अगर आपका है तो उसमें अगर कोई भी दिक्कत अगर आपकी आ रही है तो ये उसको डायरेक्टली जो किसको अप्रोच करेंगे, आईएमएफ को अप्रोच करेंगे और आईएमएफ जो आपका आगे प्रमोट करेगा, बताएगा कि भाई किस किस तरीके से आपको जो चीज़ें हैं वो करनी है। ठीक है, तो इसमें हमारा कुछ हमारी जो है क्या बताता है कि परचेज और अदर मेंबर कंट्रीज और एसडीआर मतलब जो है हमारा इसमें आपका आता है। ठीक है, देखो इसमें हमारी दो चीजें आती हैं, एक होता है जनरल रिसोर्सेज, ठीक है, और एक होता है अदर रिसोर्सेज। जनरल रिसोर्सेज में आपका होता है कि जो अपनी मेंबर कंट्रीज के करेंसी में होता है, और दूसरा आपका होता है एसडीआर। एसडीआर मतलब क्या होता है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। इसमें कुछ एडिशनल राइट आपको मिल जाते हैं, उनको एज अ शेयर आप जो वो अपने राइट की तरह आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है इनकी कुछ करेंसीज होती हैं जिसको हम एसडीआर के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें कुछ हमारी जैसे एनहांस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी और इसके साथ साथ लो इंटरेस्ट लोन एंड ग्रांट आपके रहते हैं, मतलब आपके जो पुअर कंट्रीज है उनको लोन देना और इसके साथ साथ आपका लो इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड करना, वो सारा जो काम रहता है वो आपका किसका रहेगा, आईएमएफ का रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ कोई भी कंट्री अगर ऐसी है जिसका आपका लो कंट्री है, जिसकी लो प्रोग्रेस है, आपकी पुअर कंट्रीज है, तो उनको लोअर कंडीशनल रेट पे आपको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करना, लोअर रेट पे आपको जो फंड प्रोवाइड करना, ये भी आपका किसका काम होता है, आईएमएफ का ही काम होता है। कुछ आपकी रेगुलर फैसिलिटी रहती है जैसे रिजर्व ट्रेंच है, क्रेडिट ट्रेंच है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। स्टैंड बाय एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अपने मेंबर कंट्रीज को एक वो देता है कि भाई आपको अगर पैसा दिया जा रहा है, अगर आप उसको टाइमली अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो उसमें आपको कुछ टाइम पीरियड आपको दे दिया जाता है कि आप आगे उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बताया, स्टैंड बाय एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि ये आपका 12 to 18 मंथ का जो टाइम पीरियड है ये नॉर्मली ये कवर करता है। इसको आप 3 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो आपका नॉर्मल टाइम पीरियड है वो आपका 12 मंथ्स मतलब 1 साल से लेके 1.5 साल तक का होता है, उसको आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, कितना, 3 साल के लिए। ठीक है, तो 3 साल के बाद अगर रीपेमेंट अगर आप करना चाहो तो उसको 3.5 साल से लेके 5 साल तक मतलब आप जो है उसको कर सकते हो, मतलब 5 साल तक आप उसकी जो पेमेंट है उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 5 ईयर तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, जो आप लोन का जो पीरियड है वो आप 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब लोन जो है वो नॉर्मल आपका 12 मंथ से लेके 18 मंथ तक के लिए होता है, लेकिन अगर आप उसको चाहो तो 3 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन रीपेमेंट का जो है वो आपको 5 ईयर तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो और उसके बाद आपको जो पेमेंट है वो करनी ही पड़ेगी, हर किसी हालत में आपको 5 ईयर तक आपको जो कंप्लीट पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। एक आती है आपकी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है कुछ एग्रीमेंट आपके आते हैं, ठीक है, और इसमें आपको जो है रीपेमेंट का जो शेड्यूल है उसमें आपका 4.5 साल से लेके 10 साल तक मतलब जो है वो आप उनको आगे प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपका जो है पॉलिसी फॉर द पीरियड अरेंजमेंट एंड प्रेजेंट टू द नेक्स्ट 12 मंथ, मतलब इसमें आपको जो है एक ये चीज़ याद रखनी है, इसमें 4.5 से लेके 10 साल तक मतलब आप जो है इस पीरियड को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, ओके। कुछ आपकी स्पेशल फैसिलिटी होती हैं जैसे कंपनसेटरी एंड कॉन्टीजेंट फाइनेंसिंग फैसिलिटी। इसमें बेसिकली आपका क्या रहता है, इसमें हमारा कुछ जैसे इंपोर्ट कॉस्ट वगैरह है, एट्रीब्यूट फैक्टर्स वगैरह हैं,
उनमें अगर आपको फाइनेंस वगैरह की कुछ हेल्प चाहिए तो वो आपको ये फैसिलिटीज़ जो वो आपको आईएमएफ प्रोवाइड कर सकता है। जैसे इंपोर्ट वगैरह आपने करा है, टाइमली आपको फाइनेंस देना है, ठीक है, जैसे आपको इंपोर्ट वगैरह आप करते हो, ठीक है, तो आपको फाइनेंस वगैरह की दिक्कत रहती है, तो उस टाइम पे आपको जो वो ये हेल्प कर सकता है आपको शॉर्ट टर्म के लिए, कि इसमें जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको अगर शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है उनको इंपोर्ट के लिए, तो उस टाइम पे ये जो फैसिलिटीज़ है ये आपको दे दी जाती हैं, ठीक है। द कॉन्टीजेंसी एलिमेंट हेल्प द मेंबर कंट्री विद द आईएमएफ अरेंजमेंट टू कीप एडजस्टमेंट जो है हमारा एडवर्स एक्सटर्नल शॉक से, इंटरेस्ट रेट, वर्कर रेमिटेंस वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। ऐसे ही आपकी बफर स्टॉक फाइनेंसिंग फैसिलिटी, बफर स्टॉक फाइनेंसिंग फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आपका आ रहा है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे वो पैसा आप जो वो अपना ले सकते हो, ठीक है। उसमें अगर आपको कोई भी, अगर आपकी कोई फैसिलिटी है, आपकी कोई भी दिक्कत अगर आपकी आ रही है, तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ जो वो आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद है आपकी एसआरएफ, एसआरएफ मतलब सप्लीमेंटल रिजर्व फैसिलिटी। ये हमारी जो है एग्जीक्यूटिव ओपन अ न्यू लैंडिंग विंडो एसआरएफ टू द मेंबर कंट्री एक्सपीरियंस एक्सेप्शनल बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम ओइंग अ लार्ज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड रिजल्टिंग फ्रॉम अ सडन एंड डिस्ट्रप्टिव लॉस ऑफ मार्केट। मतलब आपका कोई सडनली अगर कोई मार्केट में डिस्ट्रप्टिव आपकी हो गई है, सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी आ गई है कि ऑल ऑफ अ सडन अगर आपकी कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है जिसकी वजह से मान लो कुछ क्राइसिस आपके यहाँ हो गए हैं, उस क्राइसिस की वजह से आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है या आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो वो फाइनेंस आप जो वो यहाँ से ले सकते हो। सप्लीमेंटल रिजर्व फैसिलिटी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें आप अपना पैसा जो है वो वहाँ से ले सकते हो। तो ये जो है आईएमएफ फैसिलिटी जो है ऑल मेंबर एसआरएफ इज लाइकली टू यूज in case where the magnitude of the outflow of may create a risk of contingent that are threaten international monetary system। मतलब कई बार ऐसा होता है कि भाई ठीक है, आपको कोई दिक्कत मालूम पड़ रही है और उस दिक्कत की वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम आपकी ऐसी है जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा आने वाले टाइम के लिए, तो उसमें आपको जो है कुछ सडनली मार्केट में कुछ ऐसा इनफ्लोज आपके हो गए, कुछ ऐसा सरकमस्टांसेस आपके हो गए हैं जिसकी वजह से मार्केट आपकी क्रैश हो गई है या आप आगे सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो ऐसे में आपको जो हेल्प कौन करेगा, आपको जो है आईएमएफ आपको हेल्प करेगा। कौन सी फैसिलिटी के थ्रू? सप्लीमेंटल रिजर्व फैसिलिटी के थ्रू। ओके, तो कुछ और फैसिलिटी है, सपोर्ट फॉर करेंसी स्टेबलाइजेशन फंड। मतलब आपको करेंसी में स्टेबलाइजेशन करने के लिए यानी एक्सचेंज रेट में स्टेबलाइजेशन करने के लिए एक फैसिलिटी दी जाती है, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट फॉर स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी। इसके बाद कुछ इमरजेंसी एसिस्टेंस आपको देता है कि जैसे इमरजेंसी अगर आपकी है तो उसमें आपको जो है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको जो लोन है वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इमरजेंसी फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, अगर इमरजेंसी के लिए आपको फंड चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकता है। मेंबर कंट्रीज, कोई रेयर सरकमस्टांसेस अगर आपके आ गए, कुछ ऐसी कंडीशन आपकी आ गई हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो वो फैसिलिटीज़ जो वो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो इमीडिएटली अगर आपको कोई आईएमएफ का रिस्पॉन्स चाहिए तो आप जो वो यहाँ से ये फैसिलिटीज़ आपको जो वो ले सकते हो। ओके, तो आईएमएफ में कुछ कोटा होता है जो कि हमें थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है आईएमएफ के लिए, ठीक है। तो आईएमएफ कोटा जो है, आईएमएफ जो है एक कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, मतलब जिसकी जैसी मेंबरशिप उसको वैसा कोटा, ठीक है। इसमें मेंबरशिप का एक अमाउंट होता है, जिसने जितना पोर्शन है मतलब उसको उतना ही प्रपोर्शन आपको मिला है, उसका उतना ही वोटिंग पावर आपकी मिली है, ठीक है। तो कोटा आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, आईएमएफ फाइनेंशियल एंड गवर्नमेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। मतलब उनकी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें उतनी ही पावर आपको मिल जाती है, जितना जितना अमाउंट आप पे करा है उतना ही आपको एडिशनल जो चीज़ है वो आपको मिल जाती है। जैसे हमारा होता है ना, एक होता है वीवीआईपी, फिर उसके बाद होता है वीआईपी, उसके बाद डैश, फिर डैश, फिर डैश, फिर डैश, ठीक है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको उतनी ही फ्रंट लाइन में आपको बैठाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी रहती है। कोटा आर द डोमिनेंस इन द स्पेशल ड्राइंग राइट्स। यहाँ पर एक एसडीआर भी जो वो आपके इसमें आती हैं। तो जो आपके यूनिट ऑफ अकाउंट, आईएमएफ की जो यूनिट ऑफ अकाउंट होती है वो आपकी क्या होती है? एसडीआर होती है। आपने जितना आपने वहाँ पर अमाउंट पे किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है एसडीआर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस
कंडक्ट जनरल कोटा रिव्यू एट रेगुलर इंटरवल, किसके पास कितना कोटा रहेगा, ये आपका टाइम टू टाइम आपका जो है वो रेगुलर इंटरवल बेसिस पे आपका जो है वो रिव्यू होता है, और उसी रिव्यू के बेसिस पे आपको जो आगे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में आपको जो वो चांस मिलता है प्रमोशन करने का, या आगे आपकी प्रमोशन कैसे होगी, आगे आपको कैसे प्रमोट किया जाएगा, ये जो सारा काम है वो आपका इसमें आ जाता है। एनी चेंज इन कोटा मस्ट बी द अप्रूव्ड बाय द 85% ऑफ द मेजोरिटी, उनके पास वोटिंग पावर होती है और अपना अपना कोटे को जो है वो इसमें ये चीज यूज कर सकते हैं। द मेंबर ओन कोटा कैन नॉट बी चेंज विदाउट इट्स कंटेंट, मतलब अगर आप चाहो तो किसी दूसरे पर्सन को वो कोटा देना चाहो तो वो आप इतनी आसानी से नहीं दे सकते हो, पहले आप अप्रूवल लोगे और अप्रूवल देने के बाद ही आप ये चीज़ें इसमें कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो आईएमएफ कोटा जो है, एक तो इसमें रिसोर्स कंट्रीब्यूटर के बेसिस पे आएगा आपका, इसमें कुछ बेसिस आपके दिए गए हैं, वो बेसिस आपके यहाँ पर आते हैं। कोटास डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अ मेंबर ऑब्लिगेट टू द प्रोवाइड टू द आईएमएफ, मतलब किसने किसको कितना फाइनेंस प्रोवाइड किया है और किसने कितना मतलब जो है रिसोर्सेज आपके प्रोवाइड करे हैं, ठीक है, कितना हमने पैसा वहां पर मनी कंट्रीब्यूट करी है। एक तो इसको कोटा हमारा बताएगा, इसके कोटा के थ्रू हमारे पास वोटिंग पावर आएगी। कोटा आर द की टू डिटरमाइन द वोटिंग पावर ऑफ द आईएमएफ, मतलब आपके पास जो है कितना वोटिंग पावर है, कितना आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, ये चीज आपकी इसमें आ जाती है, ठीक है। पर एसडीआर आपका जो है इतने प्लस आपके बेसिक वोट जो है वो आपके इसमें आ जाते हैं। 1 लाख ऑफ द कोटा प्लस आपके बेसिक वोट्स आपके इसमें आ जाते हैं। इसके साथ साथ एक्सेस टू फाइनेंसिंग कोटा के अकॉर्डिंगली, मतलब जो है हमारे जो नॉर्मल एक्सेसिंग हम कितनी कर सकते हैं ये हमारे पास आ जाती है, कि हमारे पास हमको ये पता चल जाता है कि हमारे पास जो फाइनेंसिंग का जो मोड है वो हमारे पास कैसा है और किस तरीके से हम उसको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एसडीआर के एलोकेशन कैसे होगी, ये हमारे कोटा जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो एसडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये किस किस को अलॉट किए जाएंगे, ठीक है, और किस किस तरीके से अलॉट किए जाएंगे, ये हमारा कोटा सिस्टम जो है वो हमारा अलॉट करता है। तो ये चीज़ें जो वो आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको पूछ लेता है कि भाई कोटा में क्या क्या चीज़ें आपकी आ जाती है, कौन सा पिलर ऐसा है जो आईएमएफ का कोटा डिसाइड करता है या कौन सा कोटा डिसाइड नहीं करता है। एसडीआर के बारे में पढ़ते हैं। एसडीआर बेसिकली क्या है कि एसडीआर एक हमारे इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, ठीक है, क्रिएटेड बाय द आईएमएफ, ठीक है, जो कि हमारी कब क्रिएट करी गई थी 1969 में, टू सप्लीमेंट इस मेंबर कंट्री ऑफिशियल रिजर्व। जैसे हमारे पास शेयर्स होते हैं ऐसे ही हमारे पास जो है एक रिसिप्ट मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, किस चीज में, आईएमएफ में। द वैल्यू ऑफ एसडीआर इज बेस्ड ऑन द बास्केट्स ऑफ 5 करेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन सी करेंसी 5 बास्केट में आती है, कौन सी करेंसी 5 बास्केट में नहीं आती है। तो इसमें कौन कौन सी करेंसी आती है, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनबी और आपके जापानीज येन और आपके ब्रिटिश पौंड स्ट्रीलिंग, ठीक है। तो ये 5 जो चीजें हैं वो आपकी इसमें आ जाती हैं। एसडीआर सर्व द यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द आईएमएफ एंड द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको बताई दिया है। एसडीआर इज नीदर ए करेंसी नॉर अ क्लेम ऑफ आईएमएफ, ये ना तो एक करेंसी है और ना ही ये आपकी जो है वो क्या है, आईएमएफ का कोई क्लेम है, ठीक है, ये कोई क्लेम नहीं है एसडीआर आपका। ये जितना आपने मेंबरशिप अमाउंट वहां पर दिया है उसके बदले में आपको जो वोटिंग पावर मिली है वो आपके एसडीआर में यहाँ पर रिप्रेजेंट करी। इट इज द पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ आईएमएफ मेंबर। एसडीआर कैन बी एक्सचेंज फॉर दीज करेंसी, मतलब अगर आप इनको करेंसीज में अगर आप एक्सचेंज इन 5 करेंसी में अगर आप एक्सचेंज करना चाहो तो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम जो वो एसडीआर बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इनिशियली डिफाइंड एज अ, मतलब ये जो है आपका जो है इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी। सबसे पहले जो इनिशियली इसको डिटरमाइन किया जाता था 0.88861 ग्राम ऑफ फाइन गोल्ड, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मतलब जो है आपका गोल्ड ही यूनिफाइड पेमेंट चलता था, तो उस टाइम पे इसकी जो वैल्यू थी वो इतनी, एक 1 एसडीआर इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो वहां पर गोल्ड को जो है ब्रिटेन वोट उसमें मतलब जो वो चीजें आपकी यूएस डॉलर के अकॉर्डिंगली ये चीजें मतलब 1 यूएस डॉलर की वैल्यू इतनी मानी जाती थी जितना आपका इतने ग्राम ऑफ गोल्ड आपका रहता है। फिर उसके बाद आपका ब्रिटेन वोट सिस्टम आया, ब्रिटेन वोट सिस्टम में आपका यूएस डॉलर की वैल्यू ही खत्म कर दी, ठीक है। तो उसमें आपका एक
जो है वो रीडिफाइन कर दिया आपको करेंसी बास्केट में, उसमें एक करेंसी की जगह फिर आपकी मल्टीपल करेंसीज आपकी ऐड कर दी गई। एसडीआर प्रोवाइड द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट चार्ज। इसमें जो मेंबर कंट्रीज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो कितना रहेगा, नॉन कंसेशनल कितना रहेगा, कंसेशनल आपका कितना रहेगा, कितना टाइम के लिए दिया जाएगा, वो सारा आपका एसडीआर के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, कि जो आपके मेंबर्स हैं वो किस क्रेडिट पोजिशनिंग में है, कितना अमाउंट उनको देना है, वो सारा आपका यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो इंटरेस्ट पेड जो वो कितना करना है और उसको एसडीआर एलोकेशन कितना करना है, ये भी आपका एसडीआर जो है वो इसमें ही डिसाइड कर लिया जाता है। इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो सारा एसडीआर के अकॉर्डिंगली ही आपका डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो वेटेज है वो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करी गई है। सबसे जो ज़्यादा वेटेज होती है वो आपकी, पहले जो वेटेज थी वो आपकी ये थी, अब जो वेटेज है वो ये है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, 1-2% आपके ऊपर नीचे हो गई हैं। यूएस डॉलर के 43.38, यूरो, युआन, येन और आपकी पौंड, ये आपकी करेंसीज हैं। ठीक है, इस करेंसी की इतनी इतनी परसेंटेज है, मतलब आपका जो यूएस डॉलर है 43.38%। ठीक है, उसके बाद यूरो, UEYUYP, मतलब यूएस डॉलर, यूरो, युआन, येन और आपका पौंड। इस तरीके से मतलब जो आपकी करेंसी है वो आपकी मूव हो रही हैं और उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं वो आपकी इसमें आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो करेंसीज हैं वो आपकी मूव करेंगे और बताएंगे कि भाई किस तरीके से आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी इसमें आएंगी। तो ये चीज़ें भी आपकी इंपॉर्टेंट है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको करेंसी के हिसाब से एडजस्ट करो कि किसकी वेटेज आपकी कितनी है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपकी यूएस डॉलर की, फिर आपकी यूरो की, फिर युआन की, फिर येन की, फिर आपकी पौंड की। ठीक है, ये 5 तरीके से करेंसी जो वो आपकी इसमें आ जाती हैं। अगर हम इंडिया और आईएमएफ के रिलेशन की बात करें तो इंडिया और आईएमएफ का जो रिलेशन है वो बहुत पुराना है। ठीक है, तो इंडिया इसका फाउंडर मेंबर भी है और इंडिया का जो कोटा है वो आईएमएफ में कितना है, 1314.4 मिलियन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास जो टोटल शेयर होल्डिंग है वो कितनी है, 2.76% की इनके पास होल्डिंग है। दिस मेक इंडिया द 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंडिया जो कौन से नंबर पे आता है, 8th नंबर पे आता है। मतलब इंडिया जो है वो 8th आईएमएफ में 8th नंबर पे आपका आएगा। ठीक है, इन 2000 इंडिया कंप्लीटेड द रीपेमेंट ऑफ ऑल द लोन दैट हैड टेकन फ्रॉम द आईएमएफ। ये 2000 की बात है। ठीक है, नाउ इंडिया इज द कंट्रीब्यूटर टू द आईएमएफ। उसने जितना भी पैसा लिया था आईएमएफ से वो सारा पैसा वापस कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ पैसा इन्होंने 2014 और 15 के बाद भी इन्होंने पैसा लिया है। ठीक है, इमर्जिंग इकोनॉमी हैव द ग्रांटेड मोर इन्फ्लुएंस द गवर्नेंस और द आर्किटेक्चर ऑफ आईएमएफ। ठीक है, और इन्होंने जो है वो कई सारी जो कंट्रीज हैं वो इन्होंने जो है वहाँ से हेल्प ली है। और गवर्नेंस जो है इंडिया ऑल्टरनेट गवर्नेंस, द ऑल्टरनेट गवर्नेंस ऑफ इंडिया इज द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। ठीक है, तो ये सारा उसको वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशनशिप है उनके। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है वो आपका आईबीआरडी के नाम से भी, मतलब पहले वो आईबीआरडी के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन बाद में उसको वर्ल्ड बैंक के नाम से फेमस कर दिया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द प्रोवाइडिंग फाइनेंस। ठीक है, कोई भी रिसर्च और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अगर आपका कोई है, ठीक है, कोई आपका इस तरीके का कोई वर्क है, रिकंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का अगर कोई काम है, तो उसको आगे प्रमोट करने का जो काम है वो किसका है, वो आपका वर्ल्ड बैंक का आता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपके कोई एक्सट्रीमली पुअर अगर आपका कोई पर्सन है, ठीक है, जिनका जो है इस लिमिट से नीचे अगर उनकी इनकम है, तो उनको पैसा देने का जो काम है वो कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, तो द फर्स्ट इज टू एंड द, मतलब इसके 2 मिशन हैं आपके। कौन कौन से मिशन है? पहला मिशन तो ये है कि भाई आपका जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना है, और दूसरा आपकी जो इनकम है उसको इंक्रीज करना है। मतलब पॉवर्टी को रिड्यूस करो, दूसरा आपकी जो इनकम है उसको इंक्रीज करना है। तो वही जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। एज ऑफ द 22 वर्ल्ड बैंक
आइडेंटिफाइड 17 गोल दैट इज एम टू द अचीव बाय 2030, मतलब कुछ 17 गोल इन्होंने बताए हैं, ठीक है, जो कि हमें 2030 तक इनको अचीव करने हैं। अब उसमें से कितने अचीव होते हैं कितने अचीव नहीं होते दैट इज अ डिफरेंट मैटर, ठीक है। लेकिन जो टॉप 2 मिशन जो हैं वो इन्होंने यहाँ पर डिस्कस करें। पहला कि एक तो हमें जो पॉवर्टी है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी कंट्रीज हैं उनको हेल्प करना है और उनके जो सिचुएशन है उसको भी आगे जो वो हमें हेल्प करनी है ताकि हम जो वो आगे उनको प्रमोट कर सके। और दूसरा कि जो इनकम की जो ग्रोथ है उसको भी बढ़ाने का जो काम है वो किसको करना है, वर्ल्ड बैंक को करना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है वो हमारा फाइनेंस और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल कंट्रीज को अराउंड द ग्लोब। और यहाँ पर एक ऐसा पार्टनरशिप इन्होंने सेटअप करी है, रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब एक तो पॉवर्टी को रिड्यूस करने का जो काम है वो आपका इनका है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का जो काम है वो आपका इनका है, रिकंस्ट्रक्शन करने का काम जो वो इनका है, रिसर्च करने का जो काम है वो इनका है, पैसा देना मतलब उससे रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करना, फंड प्रोवाइड करना, वो सारा इनका काम है। और आपका एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करना आईएमएफ का काम था, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई आपको फंड चाहिए तो उसके लिए आप जो वो आईएमएफ को कांटेक्ट करोगे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक सप्लाई द क्वालिफाइड गवर्नेंस विद द लो इंटरेस्ट रेट लोन और आपका जीरो इंटरेस्ट क्रेडिट एंड ग्रांट टू ऑल सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमी, ठीक है। तो उस पे जो इंडिविजुअल इकोनॉमीज हैं उनको भी सपोर्ट करने का जो काम है वो कौन करता है, मतलब आपका जो वर्ल्ड बैंक करता है। इसके साथ साथ अगर आपके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ग्रोथ, हेल्थ केयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट है तो उनके लिए भी आपको जो है वो फंड प्रोवाइड करने का जो काम है वो कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। इसके साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ये कुछ पॉलिसीज एडवाइस करता है, रिसर्च एंड एनालिसिस करने का काम करता है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। और अपना जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक होता है वो कौन से उसको एडवाइस और ट्रेनिंग करता है, पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, दोनों को, या किसी को भी नहीं, ठीक है। तो ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को जो टेक्निकल असिस्टेंट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोग ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। मेंबर जो नेशन है उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन देता है, मतलब आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपको कोई लोन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। इसके साथ साथ आपका जो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल देता है, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट और आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है तो आप जो वर्ल्ड बैंक के पास जा सकते हो, अगर शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है तो आप आईएमएफ के पास जाओगे, ठीक है। इसके बाद कुछ गारंटीज आपको देता है, अगर आपको कोई लोन वगैरह, अगर आपको लार्ज और स्मॉल यूनिट्स हैं, उसके कोई प्रोजेक्ट अगर आपके चल रहे हैं उनके लिए अगर आपको कोई पैसा चाहिए तो वो आप वर्ल्ड बैंक से आप लोन ले सकते हो। इसके साथ साथ आपके जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं वॉर टाइम में अगर आपका कोई जो सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, कोई भी नुकसान अगर आपका हुआ है तो उनके नुकसान की भरपाई करना, उनको जो है आगे उनको स्टेबल कंडीशन तक लेकर आना, उनको ग्रो करना, ये सारा जो काम है वो आपका किसका है, वर्ल्ड बैंक का है। इट प्रमोट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द मेंबर कंट्री बाय द प्रोवाइडिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट और लोन, गारंटी लोन आपको प्रोवाइड करता है कि अगर इतने तक का अगर आप लोन लेते हैं तो हम आपकी गारंटी दे सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको प्रोवाइड करता है, इज नॉट अवेलेबल देन इट प्रोवाइड गारंटी एंड द आईबीआरडी प्रोवाइड लोन फॉर द प्रमोशनल एक्टिविटी ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन, ये कुछ कंडीशन पे आपको जो है वो लोन प्रोवाइड कर सकता है, ओके। फंक्शंस, जो हमारी वार डाइवर्स इकोनॉमी है, मतलब हमारी वॉर से रिलेटेड जो कंट्रीज हमारी तहस नहस हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, उनको सही कंडीशन में लेके आने का जो काम था वो किसका था, वर्ल्ड बैंक का था। उनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए लोन देना इनका काम था। पुअर कंट्रीज को उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और उनकी पॉवर्टी को रिड्यूस करना और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर बनाना, ये किसका काम है, आपका वर्ल्ड बैंक का काम है, ठीक है। इसके साथ साथ उनको लोन प्रोवाइड करना वेरियस गवर्नमेंट को, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, हेल्थ, एजुकेशन, इनके लिए आपको लोन प्रोवाइड करना, ये भी इनका ही काम है। कौन कौन सेक्टर को लोन देता है ये, ठीक है। इट प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय द गारंटी ऑफ द लोन, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई, उनके लिए अगर आपको गारंटी कोई लोन वगैरह देना हो तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड इकोनॉमिक, मॉनेटरी एंड टेक्निकल एडवाइस भी आपको प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ आपके जो अंडर डेवलप इकोनॉमी है और जो वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं
उनके लिए भी अगर आपको कोई पैसा चाहिए तो आप इनके पास से जाके ले सकते हो। इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे पहले आती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, फिर जनरल कॉन्फ्रेंस। जनरल कॉन्फ्रेंस के नीचे आपके 3 चीज़ें आती हैं, गुड्स काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल और आपकी सर्विस काउंसिल। और इसमें आपके 2 बोर्ड आपके काम करते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और आपका ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, यानी TPRB बोलते हैं इसको हम, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ठीक है, और इसको बोलते हैं DSB, ठीक है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी मतलब अगर आपको कोई डिस्प्यूट होता है तो आप इस तरीके से इस बॉडी के पास में जाओगे। अगर आपका कोई ट्रेड पॉलिसी को लेके अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर जाओगे। जनरल काउंसिल जो इन 3 चीज़ों पे बताएगी आपकी। गुड्स का आता है, गुड्स काउंसिल पे जाओगे। प्रॉपर्टी का है तो प्रॉपर्टी पे जाओगे, आपके जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं तो आप इस पे जाओगे। और आपकी अगर कोई सर्विसेज से रिलेटेड है तो आपका सर्विस काउंसिल है। इसमें अलग अलग पार्ट्स आपके बना दिए हैं और सबका अलग अलग काम है जो कि आपको बताएगा कि भाई इस तरीके से आप अपना ये सारे काम जो वो अपना डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें वर्ल्ड बैंक के कुछ ग्रुप्स हैं, ये आपका पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। कौन किसका क्या चीज़ थी, किसमें किसका क्या काम था, कौन सा कब एस्टेब्लिश हुआ था, किसका क्या काम है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है कुछ वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के नाम हैं, जैसे IBRD, ठीक है, IDA, IFC, MIGA, ठीक है, और आपका ICSID। ये 5 आपके वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम IBRD बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये किसका, ये आपको लोन और क्रेडिट प्रोवाइड करता है और आपको ग्रांट प्रोवाइड करता है रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए। IDA जो है ये आपका लो और नो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करता है तो लो इनकम कंट्रीज के लिए। इनके सबके अपने अपने काम हैं। जो वर्ल्ड बैंक जो है वो इन सबसे मिलकर बना हुआ है। ये सब अलग अलग बॉडीज हैं जो वर्ल्ड बैंक के अंडर मतलब काम करती हैं। कुछ सबके काम डिवाइड कर दिए हैं कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आप इस चीज़ को देखोगे, आप इस चीज़ को देखोगे, ठीक है। IFC है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि हमारा बताएगा इन्वेस्टमेंट और एडवाइस करने का काम करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी एसेट मैनेजमेंट करने का काम करेगा, किसकी, कंपनीज की और गवर्नमेंट का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करता है आपको, ठीक है। एडवाइस करेगा आपको, एसेट मैनेजमेंट करने का काम करेगा कंपनीज की और गवर्नमेंट की, ठीक है। उसके बाद आता है आपका MIGA, मतलब अगर आपको कोई पॉलिटिकल और इस तरीके से कोई अगर आपका रिस्क होता है तो उस पर प्रोटेक्शन करने का जो काम होता है, मतलब गारंटी लेने का जो काम होता है, वो भी आपका MIGA देता है, ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, अगर आपके कोई 2 कंट्रीज के बीच में इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उनका जो सेटलमेंट है, उनका जो भी डिस्प्यूट है उसको किस तरीके से सेटल करना है, कैसे उसको एडजस्टमेंट करनी है, वो सारा काम जो वो आपका इसमें आ जाता है। ऑल ऑफ दिस एफर्ट सपोर्ट टू द वर्ल्ड बैंक ग्रुप टू इन गोल एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। इसमें आपके 2 गोल आपके आ गए, ठीक है। बूस्टिंग शेयर प्रॉस्पेरिटी ऑफ पुअरेस्ट 40% एंड द पॉपुलेशन इन ऑल, देखिए, ठीक है। तो इसमें आपके वर्ल्ड बैंक मेंबर अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ चीज़ें, मेंबरशिप आप कैसे कैसे मिलेगी आपको। टू ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप अ कंट्री मस्ट बी फर्स्ट द मेंबर ऑफ IMF, मतलब वर्ल्ड बैंक अगर आपको ज्वाइन करना है तो पहले आपको जो है वो IMF की मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी, तब आप जो मेंबर आपके IMF के मेंबर होते हैं वो वर्ल्ड बैंक के मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, ठीक है। टू बिकम द मेंबर ऑफ IDA, IFC और MIGA एंड द कंट्री मस्ट बिकम द मेंबरशिप ऑफ IBRD, मतलब इन 3 चीज़ों का मेंबर बनने के लिए आपको पहले IBRD की परमिशन लेनी पड़ेगी। जब आप इनकी परमिशन मिल जाती है तो आपको यहाँ से भी परमिशन मिल जाती है। मेंबरशिप ऑफ ICSID इज सब्जेक्ट टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग, मतलब IBRD मेंबरशिप पार्टी ऑफ स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी यहाँ से, या आपका इन्विटेशन ऑफ ICSID एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल बाय द वोट ऑफ 2/3 ऑफ द इट्स मेंबर, मतलब आपके जो मेंबर्स होते हैं अगर वो रिकमेंड करते हैं कि भाई इसको मेंबर बना लेना चाहिए तो ही आप इसके मेंबर बनोगे, अदरवाइज आप इसके मेंबर नहीं बन सकते हो, ठीक है। सबकी मेंबरशिप का पता चल गया कि भाई किस किस को कहाँ कहाँ से मेंबरशिप मिलेगी और कैसे कैसे मतलब आप जो है वो आगे प्रमोट इसमें कर सकते हो।
सबसे पहले बात करेंगे आईबीआरडी की। आईबीआरडी जो है वो आपका ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव वो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे क्या करेगी, इसके मेंबर कितने हैं, 189 मेंबर हैं और ये सबसे लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है। ये भी ध्यान रखना आपका कि जो आईबीआरडी जो है वो आपका सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बैंक है जो आपका डेवलपमेंट बैंक के लिए काम करता है। मतलब ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है जो कि इस फॉर्म में आपका काम करता है। इट प्रोवाइड लोन, गारंटी एंड एडवाइजरी सर्विसेज, रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट टू द लोअर इनकम कंट्री, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आईबीआरडी फाइनेंस ऑल अक्रॉस द ऑल सेक्टर, ऑफर द टेक्निकल सपोर्ट एंड एक्सपर्टाइज एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब किसी भी स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट में अगर आपको पैसा चाहिए तो आप आईबीआरडी के पास में जा सकते हो। ठीक है, आरबीआई डील ओनली विद द सोवर्जिनेट गवर्नमेंट्स एंड द नॉट द प्राइवेट प्लेयर्स। जो आईबीआरडी जो है वो आपका गवर्नमेंट के साथ में डील करता है, प्राइवेट के साथ में डील नहीं करता। बाकी चीज़ें हैं जो कि आपकी जो प्राइवेट के साथ और वर्ल्ड उसके साथ में, गवर्नमेंट के साथ, दोनों के साथ में डील करती हैं। ठीक है, इट ऑल्सो असिस्ट गवर्नमेंट इन आर्ग्यूमेंटिंग द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कंट्री। मतलब उनको अगर बॉटलनेक, डिलीवरी सिस्टम वगैरह उन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए तो ये सब चीज़ों के लिए जो पैसा है वो आपको कौन देगा, आईबीआरडी देगा। आईबीआरडी सोर्स मोस्ट ऑफ द फंड इट्स फ्रॉम द वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट। मतलब जो वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट है उसमें ज़्यादातर जो पैसा लगा हुआ है वो किसका लगा हुआ है, आईबीआरडी का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि याद करने वाली है। एक तो ये चीज़ याद करने वाली है, एक ये चीज़ याद करने वाली है, एक ये चीज़ याद करने वाली है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमारी इसमें आ जाती हैं। ओके, आईबीआरडी और इंडिया के रिलेशन की अगर हम बात करें, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईबीआरडी। इट्स स्टार्टिंग लैंड फ्रॉम द 1949। ठीक है, और सबसे पहला प्रोजेक्ट जो इन्होंने पैसों के लिए लिया था वो कौन सा था, रेलवे का था। ठीक है, सिंस 1960 आईबीआरडी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंडिंग फॉर इंडिया। ठीक है, हमारे लिए अन्नदाता और ऋणदाता हमारे लिए रहा है आईबीआरडी। इंडिया इज द लार्जेस्ट आईबीआरडी क्लाइंट फॉर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इंडिया सबसे लार्जेस्ट क्लाइंट रहा है आपका आईबीआरडी के लिए। इंडिया इज द ब्लेंड कंट्री विच इज ट्रांजिशन फ्रॉम द लोअर मिडिल इनकम टू द मिडिल इनकम कंट्री। मतलब लोअर मिडिल से लेकर वो मिडिल में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, इंडिया इज एलिजिबल फॉर लोन फ्रॉम द बर्थ ऑफ द आईबीआरडी एंड द आईडीए। मतलब इंडिया को जो है आईबीआरडी और आईडीए के पैदा होने के बाद ही जो वो उसको लोन मिलना शुरू हो गया था, एलिजिबल था। नेक्स्ट है आपका आईडीए। आईडीए जो है वो आपका क्या करेगा, पुअरेस्ट कंट्री जो है उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो पुअरेस्ट कंट्री को लो रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, मतलब लोएस्ट ग्रॉस नेशनल इनकम जिनकी है और जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत कम है, पर कैपिटल इनकम जिनकी कम है, उनको जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, आईडीए प्रोवाइड करता है। आईडीए सीक टू कंप्लीट द वर्क डन बाय द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको आईबीआरडी और आईडीए दोनों को मिला के जो वो हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जाता है, तो ये आपका ये जो पॉइंट है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट काइंड ऑफ के लिए, कि इसमें आपका पूछ लेता है कि भाई कौन कौन से इंस्टीट्यूशन को मिला के आपका वर्ल्ड बैंक बनता है। आईडीए और आपका आईबीआरडी दोनों को मिला के आपका जो वो वर्ल्ड बैंक बनता है। नेक्स्ट है आपका आईएफसी। ठीक है, तो आईएफसी का अलग फंक्शनिंग रहती है। आईएफसी की क्या फंक्शनिंग रहती है, आईडीए प्लस आईबीआरडी, इसकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं आईएफसी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक बोला आईडीए और आईबीआरडी को, इसकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है आईएफसी, जो कि क्या काम करेगी, इन तीनों को जो प्राइवेट सेक्टर को जो है वो लोन प्रोवाइड करने का जो काम है वो किसका होता है, आईएफसी का होता है। ठीक है, उनके जो इकोनॉमिक कमर्शियल जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस करना, उनको हेल्प करना, उनको लोन प्रोवाइड करना, ये जो है वो आपका काम होता है, किसका होता है, आईएफसी का होता है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसका काम जो है वो किसका होता है, इसका होता है। ये गवर्नमेंट को काम करती है, ये लोअर रेट को काम करती है, मतलब जो आपके जो पुअर कंट्री हैं उनको काम करेगी, और ये आईएफसी जो है वो आपके जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनके लिए काम करती है। ठीक है, तो इसमें इनका जो है पॉवर्टी रिड्यूस करना और आपका जो डेवलपमेंट है उसके लिए काम करना। इट ऑल्सो एंगेज इन मोबिलाइजिंग द थर्ड पार्टी रिसोर्सेज फॉर द प्रोजेक्ट। अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट को अगर इनको फाइनेंसिंग करनी है तो उसके लिए आप जो वो इनके पास जा सकते हो।
ठीक है। IFC वर्क विद द प्राइवेट सेक्टर एंड द बूस्ट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड सस्टेनेबल बिजनेस, मतलब अगर आपके कोई भी सस्टेनेबल बिजनेस हैं उनको बूस्टअप करना, आगे उनको प्रमोट करना, ये सारा जो काम है वो आपका इसमें आ जाता है। इसके साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट एडवाइस करना, एसेट मैनेजमेंट करना, और उनको किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे प्रमोट करना है आगे, ये सारा जो काम है वो भी आपका IFC का होता है। ठीक है। उसके बाद है आपका MIGA। MIGA मतलब आपका जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मतलब अगर आपका कोई भी गारंटी का जो काम है, अगर आपको कोई लेना है तो वो आपका वर्ल्ड बैंक करेगा, कि मतलब जैसे टेररिज्म वगैरह है और कोई वॉर वगैरह है, या इस तरीके से कोई भी कंट्री अगर आपकी तहस नहस होती है, नुकसान होता है उसका, तो उसको जो है एक असिस्टेंट प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो आपका वर्ल्ड बैंक का रहता है। जैसे कई बार क्या रहता है कि अगर हमने किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दी और वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आ गए, वॉर हो गया, या उस टाइम पे हमारा जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, कैसे हम अपना पैसा निकालेंगे, तो वहाँ पर आपका जो वर्ल्ड बैंक हमारा सामने आता है। ठीक है। तो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और आपका क्रेडिट एनहांसमेंट जो वो प्रोवाइड करने का जो काम होता है इन्वेस्टर के लिए भी और आपका लेंडर के लिए भी, तो इन दोनों का जो काम है वो आपका यहाँ पर जो गारंटी देने का जो काम होता है वो किसका होता है, MIGA का होता है। द एजेंसी गारंटी द प्रोजेक्ट, मतलब आपने किसी प्रोजेक्ट में जो है पैसा लगा दिया और वो प्रोजेक्ट में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो प्रोजेक्ट डूब गया, तो आपका तो वैसे ही नुकसान हो गया, तो अब उस नुकसान की गारंटी कौन लेगा, IBRD लेगा, मतलब वर्ल्ड बैंक लेगा। वर्ल्ड बैंक में भी MIGA जो है इनका वो रहता है। ठीक है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड स्टेट होते हैं, फ्रिगल्स जो होते हैं, मतलब जो आपके लड़ाई झगड़े वाले जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पर ये काम करेगा। ठीक है। और इसमें आपका जो है ये कवरेज जो है पॉलिटिकल रिस्क को कवर करता है। ठीक है। लॉस ड्यू टू वॉर, टेररिज्म, आपका सिविल डिस्टर्बेंस है आपकी। ठीक है। और कवरेज अगेंस्ट द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द गवर्नमेंट के जो भी तिगड़मबाजी जो होते हैं उसकी वजह से भी अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसको गारंटी देगा। ठीक है। ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कोई चीज़ आती है तो उसमें आप यहाँ पर जा सकते हो। कई बार ये पूछ लेता है कि मतलब आपको 4-5 काम दे देगा और आपको बोल देगा कौन सा MIGA से रिलेटेड है, कौन सा MIGA से रिलेटेड नहीं है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। आपका जो इनस्टेबिलिटी और इनएबिलिटी ऑफ द लीगल कॉन्ट्रैक्ट और लीगल करेंसी को आप हैंड करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करने का जो काम है वो आप नहीं करवा पा रहे हो, तो उसमें आपको गारंटी देने का जो काम होता है वो किसका होता है, MIGA का होता है। ठीक है। क्रेडिट एनहांसमेंट का जो काम है वो आपका जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट फेल और द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू मेंबर कंट्रीज, ये हमारा इसमें आ जाता है। तो इंडिया जो है उसका मेंबर कब बना था, 1994 में इंडिया जो उसका मेंबर बना था। ठीक है। उसके बाद ICSID, अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई सेटलमेंट होता है, कोई भी डिस्प्यूट अगर आपका होता है तो उस डिस्प्यूट को जो सेटलमेंट करने का काम होता है वो किसका होता है, ICSID का होता है। तो इसमें क्या बताता है कि इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होता है, तो वो आपका ICSID के पास में जाएगा। ठीक है। और स्टेट में डिस्प्यूट होता है, इन्वेस्टमेंट आपका कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्प्यूट होता है, ठीक है, या आर्बिट्रेशन को लेके, कंसिलिएशन को लेके, फैक्ट फाइंडिंग को लेके डिस्प्यूट आपका रहता है। ठीक है। तो इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ICSID बिकॉज द क्लेम दैट ICSID फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर आर द बाइस टुवर्ड द डेवलपमेंट कंट्री। ठीक है। तो इसमें इंडिया जो है वो ICSID का पार्ट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। इंडिया बाकी चीज़ों का पार्ट है लेकिन ICSID का पार्ट नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपका कई बार कि इंडिया जो है इनमें से किसका, वर्ल्ड बैंक के कौन से ग्रुप का पार्ट नहीं है। ठीक है। तो इंडिया सेटअप जो है वो इंडिया ने ब्रिक्स आर्बिट्रेशन आपका बनाया। ठीक है। तो उसको वो करने के लिए ऑल्दो दिस इज लिमिटेड टू द ब्रिक्स कंट्री। ठीक है। जो हमारी डेवलपिंग कंट्री हैं वो हमारा इसमें आपका आ जाता है। ये ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई आपका जो ब्रिक्स है वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई थी कि भाई हमारा जो भी कंट्री है वो किस तरीके से काम करेगी और कैसे उसको प्रमोट करेगी, वो सारा काम जो वो इन्होंने यहाँ पर किया था। ठीक है। तो ये छोटी सी आपकी वो है, जितने भी हमने पार्ट पढ़े वो सारा इसका जो है कंक्लूजन है। क्या सबसे पहले आपका IBRD ये कब सेटअप हुआ था, 1944 में। ठीक है। ये आपका जो है रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए आपको जो लोन प्रोवाइड करेगा। इंडिया इसका मेंबर है, यस।
उसके बाद है आईडीए। आईडीए आपका कब फॉर्म हुआ? 1960 में। ये आपका लोअर और जो नो इंटरेस्ट रेट पे आपको जो है वो लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, पुअर कंट्रीज को। इंडिया मेंबर है, यस, ठीक है। उसके बाद आईएफसी। आईएफसी जो है, जो भी हमारा इन्वेस्ट एडवाइजरी और जो एसेट मैनेजमेंट का जो काम है वो आपका कौन करेगा? आईएफसी करेगा। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1956 में। एमआईजीए 1988 में हुआ है, और ये आपका हुआ है 1966 में आईसीएसआईडी। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है। तो सबका अपना अपना काम है इनका, कि कौन सा किसका पार्ट है और कौन सा किसका पार्ट इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनको सीक्वेंस करो, इनका कौन सा जो काम है वो पहले हुआ था, कौन सा काम आपका बाद में हुआ था। सबसे पहले आपका आईबीआरडी बना, उसके बाद आईएफसी, उसके बाद आईडीए, आईसीएसआईडी, और सबसे लास्ट में बना है आपका एमआईजीए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जो वो इसमें रह गई थी कि भाई ये चीज़ें, मतलब आपको कई बार आपको सीक्वेंस करने के लिए आया था कि बताओ जरा इनको सीक्वेंस करके बताओ इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के लिए। या कई बार आपकी मतलब मैचिंग आ जाती है, आपको बोल देता है कि भाई इनमें मैचिंग करके बताओ जरा कि कौन सा किसका जो पार्ट है, कौन सा किसका पार्ट नहीं है। कुछ सिमिलैरिटीज इनके पढ़ लेते हैं। ओन्ड एंड डायरेक्टेड बाय द गवर्नेंस ऑफ द मेंबर नेशन, कि जितने भी जो मेंबर नेशन है वहीं से दोनों जो चीज़ें हैं, वर्ल्ड बैंक और जो आईएमएफ है, दोनों आपका क्या होगा? गवर्न होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑन द अर्थ इज अ मेंबर ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जो आईएमएफ की मेंबर बन जाएगी वो आपकी उसकी भी मेंबर बन जाएगी, वर्ल्ड बैंक की भी मेंबर बन जाएगी। बोथ कंसर्न देमसेल्फ एज द इकोनॉमिक इशूज़, जो भी हमारे इकोनॉमिक इशूज़ हैं उसी से रिलेटेड आपके काम करते हैं। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक आपका जो है एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन का काम जो रहेगा वो आपका आईएमएफ का रहेगा, और वर्ल्ड बैंक का काम आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ वगैरह का जो कंसर्न रहता है वो आपका इसका रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ उनको जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं उनको आगे प्रमोट करने का जो काम है वो किसका है? आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। इनकी जो जॉइंट मीटिंग जो होती है दोनों की कंबाइंड रहती है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और आपका जो शेयर फोर्सेज हैं आपके, इनका रिसर्च एफर्ट्स वगैरह का जो काम रहता है वो भी आपका दोनों का एक साथ ही रहता है। ये कुछ डिफरेंसेस आपके दिए गए हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। क्या क्या डिफरेंसेस हैं? आईएमएफ जो है वो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन है, ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए काम करता है। ये आपका एक्सचेंज रेट और स्टेबिलिटी का काम करता है, ये आपकी डेवलपमेंट जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए प्रोवाइड करता है। ये बीओपी में अगर कोई डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं तो उनमें हेल्प करता है, और ये आपका जो पुअरेस्ट कंट्री हैं उनको हेल्प करता है। ये आपका सप्लीमेंट द रिजर्व ऑफ इट्स मेंबर एलोकेटिंग एस डी बी इफ द लॉन्ग टर्म नीड, और इसमें आपका जो प्राइवेट सेक्टर जो है उनको भी लोन प्रोवाइड करता है आईएफसी के थ्रू, ठीक है। इसमें आपका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो आपके कोडा सिस्टम के थ्रू जाते हैं, और इसमें आपका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो आपके इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट के थ्रू जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। ओके, सो thank you guys for watching this video. In next video we will cover the GATT and foreign trade policy, ठीक है। तो इन दो वीडियोस के, इन दो टॉपिक्स पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाएंगे। आई होप ये जो वर्ल्ड बैंक है और जो आईएमएफ है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आईएमएफ क्या है। इसमें से कई बार आपको जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे कि भाई ये चीज़ें आपकी क्या हैं, किस किस तरीके से आपको काम करेगा, ठीक है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है, एंड मिलते हैं हम लोग जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने हमारा ये पार्ट देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आगे की वीडियो में भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और ताकि इससे रिलेटेड जो भी हमारा नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा, और उसमें हम लोग जो है आपका नेक्स्ट पार्ट में आपका आईबी कंप्लीट हो जाएगा।
ताकि आप जो है कंप्लीट सीरीज जो वो हमारी इंटरनेशनल बिजनेस की देख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।